अजय साहब, अरे क्या बात है, इतनी देर में नजर पलट के मैंने देखा इतनी देर में सारे आ गए। वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। हाय मेरा कल्लू कालिया झांसी वाला, जय भवानी। ऐसे करके जय भवानी। आ जाइए, बहुत बढ़िया। देखो, पहले ही बता दे रही हूँ, सरप्राइज रख नहीं रही हूँ कि जगा हुआ है भाई साहब उत्पाती बालक। तो वो बीच बीच में हल्का फुल्का ऊधम करने आ सकता है। वो 2-1 मिनट का बीच में ये समझ लेना, एंटरटेनमेंट के जैसे ऐड आ जाते हैं ना, ये ऐड है तुम्हारे जीवन में जो आ ही जाएगा, है ना। चलिए, तो कहाँ थे यार? कल हम कहाँ सिगमंड फ्राइड साहब निपटा लिए थे पूरे, इरोस थैनेटोस सारा निपटा दिया था। अब चलो लिखो, सिगमंड फ्राइड साहब की आलोचना के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की आलोचना। तो देखो यार, सिगमंड फ्राइड साहब की अब इतनी लेनी देनी तो होनी ही चाहिए इनकी, है ना। साधारण भाषा में हम जो बोलते हैं ना, कहते हैं किसी इंसान की बेइज्जती हो जाती है तो हम उसको कहते हैं लेनी देनी कर दी भाई साहब इसकी। लेनी देनी करने का मतलब कि कतई बेइज्जती दे दी इसको, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा वाला हालात हो गए। तो अब उनकी 2-3 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें याद रखनी है। वैसे तो देखो, मेरा तो फेवरेट है ये बंदा। पूरी साइकोलॉजी में मुझे बहुत सटीक बातें करता हुआ दिखता है। इड, ईगो, सुपर ईगो की बात हो, चाहे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन की बात हो। हाँ, थोड़ा सा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे मैं राजी नहीं हूँ। बाकी लिबिडो, नार्सिसिज्म, इरोस, थैनेटोस, सभी जगह मुझे उनकी बात एकदम ठीक सी लगती है। तो सिगमंड फ्राइड साहब की आलोचना में पहली आलोचना का रीजन आप लिखोगे कि इनका जो सिद्धांत है ना, उसमें वैज्ञानिक आधार की कमी है। क्या कहोगे? अभी ढंग से लिख दूं भैया, वरना मेरा गोलू फिर कहने लगेगा दीदी थोड़ा ढंग से लिखो। ले भैया, दिख रहा है कि नहीं? तो वैज्ञानिक, ये गोलू लड़की है या लड़का है ये तो बता दो मुझे। वैज्ञानिक आधार की कमी, मुझे नाम बड़ा प्यारा लगा था लेकिन, गोलू गुलु 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 गुलु, है ना। तो वैज्ञानिक आधार की क्या रहेगी? कमी रहेगी। तो वैज्ञानिक आधार की कमी कैसे? जैसे इन्होंने बताया, हमारी पर्सनालिटी में इड होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, लेकिन हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, हम इसको किसी प्रयोग से सिद्ध नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिक आधार की कमी है। तो आप लिख सकते हो कि हम इड हो गया, हमारी पर्सनालिटी में होता है जो इन्होंने बताया, ईगो, सुपर ईगो को, है ना, को कैसे प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। प्रयोग के द्वारा क्या नहीं कर सकते? तो आप कहोगे किसी प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा जी? सिद्ध नहीं कर सकते। किसी प्रयोग के द्वारा नहीं, क्या नहीं कर सकते गुड्डा? सिद्ध नहीं कर सकते। हम किसी प्रयोग के द्वारा, आ गया ऐड, आ गया भाई। किसी प्रयोग के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते बेटा जी? इसको सिद्ध नहीं कर देते हैं, ठीक है ना। बेटा मैं कौन होती हूँ किसको छोड़ने वाली? तुम मुझे ये बताओ। तुम्हें लगता है कि मेरे बस में ये रहता होगा? है, एक व्यक्ति पंछी बन के, हवा का झोंका बन के इधर से उधर घूम रहा होता है, तुम्हें लगता है? तुम आओ कभी, झेलो इसको पर्सनली, तो तुम्हें पता लगेगा। तो मेरी तुमसे विनम्र निवेदन है कि आओ अपने भांजे को स्वतः खिला के लेके जाओ और स्वतः झेल के जाओ, तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो पहला तो क्या रहेगा गुड्डा, कि इनके इस सिद्धांत में हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक आधार की कमी बताते हैं। दूसरा, जिसपे पूरी दुनिया ने इनके ऊपर तोहमत लगाई, यौनता। यौनता। अब यौनता क्या होता है गुड्डा? ध्यान से सुनना। सेक्सुअल डिजायर जो होती है ना, है ना, सेक्सुअलिटी पर, ये सेक्सुअलिटी पर ज्यादा जोर देते हैं। यौनता पर अत्यधिक जोर है इनका। तो इन्होंने जो 5 स्टेजेस बताई, है ना, जिसमें कहा कि छोटे बच्चे के अंदर भी कामुकता होती है। तो लोगों ने कहा अरे कैसी बातें करते हो, छोटा बच्चा तो क्या है, छोटा बच्चा तो क्या होता है? भगवान का रूप होता है ना, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो इन्होंने कहा कि ये जो भगवान का रूप होता है इसमें भी कामुकता होती है। तो ये जो मुद्दा है, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे सेक्सुअलिटी या यौनता। तो याद रहेगा ना, कोई बच्चा अभी पूछने लगे मुझसे दीदी यौनता का मतलब क्या होता है? यौनता यानी सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी या यौनता का मतलब क्या होता है? कि आपके मन में जो सेक्स की डिजायर होती है उसको हम कहते हैं। तो ये इन्होंने 5 जो स्टेजेस बताई है ना, तो इसमें लिख लो चाहो तो, कि यौनता पर अत्यधिक जोर। तो आप लिख सकते हो 5 स्टेजेस बताई, है ना, बताई। वह कामुकता का क्षेत्र बताया कि हर स्टेज में कामुकता का क्षेत्र क्या होता है, वह कामुकता का क्षेत्र बताया, है ना। ये एक रीजन था बेटा जी जिसको लेकर इनकी आलोचना होती है। और कोई बता सकता है और क्या रीजन हो सकता है? और क्या रीजन हो सकता है? 2 रीजन तो ये हो गए। तीसरा रीजन ये, अच्छा ये क्या था? है, ये तो गलत बात है वीर, ये पकड़ो, ऐसे नहीं करते बेटा, मम्मी की लग सकती है। तीसरा क्या था? महिलाओं के प्रति पक्षपात। तीसरा क्या था? महिलाओं के प्रति पक्षपात।
महिलाओं के प्रति क्या कहेंगे? महिलाओं के प्रति पक्षपात। तो महिलाओं के प्रति पक्षपात में हम क्या कहेंगे? हाँ, ऐसे नीचे फेंक फेंक के खेल लो, ऐसे ऊपर मत उछालो, मम्मी की भी लग सकती है। हाँ लो, हाँ पपाई करो तुम। महिलाओं के प्रति पक्षपात। तो महिलाओं के प्रति पक्षपात के बारे में बात करें तो याद होगा जो मैं संडे में क्वेश्चन आंसर करा रही थी, इन्होंने पेनिस एनवी, पेनिस जानते हो ना, पुरुष के जननांग को पेनिस कहते हैं, है ना, और एनवी का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या। तो पेनिस का मतलब मैं लिख देती हूँ पुरुष जननांग। अब इससे ज्यादा हिंदी तो मुझे भी नहीं पता भैया। पुरुष जननांग, पुरुष जननांग, ठीक है ना। और एनवी का मतलब होता है बेटा जी ईर्ष्या। क्या होता है? एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। तो इन्होंने ना पेनिस एनवी की अवधारणा दी। किसकी अवधारणा दी? पेनिस एनवी की अवधारणा दी। इन्होंने कहा दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं वो इसलिए गुस्सा रहती हैं क्योंकि उनको जलन है ना, किससे? पुरुषों से। क्योंकि उनके पुरुषों के जननांग को पेनिस कहा जाता है कि उनके पास पेनिस है, महिलाओं के पास नहीं है। बताओ ये कोई तुक थी इस आदमी के बोलने की? इसीलिए बाद में कैरन हार्नी ने इनकी बेइज्जती मारी कि अगर पुरुषों में, महिलाओं में पेनिस एनवी है तो फिर पुरुषों में भी वुम्ब एनवी होनी चाहिए, क्योंकि तुम कभी बाप मतलब मां नहीं बन सकते। तो वो उनके ही लेवल पे जवाब दिया। पर ये साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे मतलब विभत्स बात इनकी कही जाती है, जिनकी वजह से इनकी आलोचना होती है। तो 3 पॉइंट हो गए गुड्डा। कभी कोई पूछे तो बता सकते हैं आपकी इनकी आलोचना कितनी हुई। दूसरा, जिसकी वजह से इनके खुद के स्टूडेंट ने, कार्ल युंग ने, इनकी जो आइडियोलॉजी थी उससे आगे बढ़कर बात की कि ये अचेतन पर, अचेतन पता है ना सबको गुड्डा, जो भी हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, जो कि कड़वी यादें हैं, कटु अनुभव है, बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, या काम इच्छाएं हैं, या ऐसी चीजें जिन्होंने हमें दुख दिया है, हम उनको दबा देते हैं। कहाँ पे दबा देते हैं बेटा? किसी मिट्टी का गड्ढा खोद के तो नहीं दबाते, हम अपने दिमाग में उसको दबा देते हैं और वो हमारे दिमाग में एक स्टोर रूम में जमा हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम सबकॉन्शियस कहते हैं, सॉरी अनकॉन्शियस, अचेतन कहते हैं। तो अचेतन यानी अनकॉन्शियस पर अत्यधिक निर्भरता। अचेतन यानी किस पर? अनकॉन्शियस पर, अनकॉन्शियस पर अत्यधिक निर्भरता। भी मम्मा को पेन दे देना, मम्मा लिख नहीं पा रही है। थैंक यू बेटी। नहीं दे रहे? अच्छा। अत्यधिक निर्भरता, क्या कहेंगे? अत्यधिक क्या होगी? निर्भरता होगी। किस पर निर्भरता होगी बेटा जी? तो आप कहोगे अचेतन पर अत्यधिक निर्भरता। तो इसकी वजह से इनका स्टूडेंट है कार्ल युंग, वो इनसे एक अलग, हाँ बिल्कुल मन में दबा देते हैं। तो इनका एक स्टूडेंट है कार्ल युंग, वो इनसे एक अलग साइकोलॉजी देगा, अलग विचार देगा, जिसको हम विश्लेषणवाद का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है ना, आ जाओ। ठीक है, फिर और बताओ और क्या हो सकती है इनकी आलोचना? 3 4 4 तो ये हो गई। और कौन सी आलोचना हो सकती है बताएंगे? और कौन सी आलोचना हो सकती है बताएंगे? और क्या आलोचना हो सकती है इनकी? और तो कोई ऐसी आलोचना है नहीं। बाकी हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहना चाहिए मुझे, संस्कृति को ज्यादा प्रभाव नहीं दिया, तो ये लिख सकते हैं संस्कृति की आलोचना की। क्या कह सकते हैं? संस्कृति की आलोचना की। किसकी आलोचना की? संस्कृति की आलोचना। अब इनकी आलोचनाओं में 2 लोगों का नाम बहुत फेमस है, याद रखिएगा। एक तो इनके स्टूडेंट हैं जिनका नाम है कार्ल युंग। तो याद रखें 2 महत्वपूर्ण इनके आलोचक हैं, उनमें से 2 महत्वपूर्ण इनके आलोचक हैं, 2 महत्वपूर्ण आलोचक। और उन महत्वपूर्ण आलोचकों में से उन महत्वपूर्ण आलोचकों में से एक का नाम है कैरन हार्नी। एक का नाम क्या है? तो आप कहेंगे एक का नाम है कैरन हार्नी। क्या नाम है बेटा जी? कैरन हार्नी एक का नाम है। क्या नाम है? कैरन हार्नी। क्या नाम है बेटा जी? कैरन हार्नी एक का नाम है। बेटा 2 मिनट रुकना, थोड़ा पानी सिर से ऊपर जा रहा है। 2 मिनट बेटा, आप बाहर जाओ, यहाँ इसको दबाओगे क्लास आउट हो जाएगी। चलो तो आप लिख लें कैरन हार्नी के बारे में। तो कैरन हार्नी ने फ्राइड की क्या कहोगे? फ्राइड की पेनिस एनवी का जवाब देते हुए कहा, पेनिस एनवी का जवाब देते हुए पेनिस एनवी का जवाब देते
हुए क्या कहोगे? वूम्ब एनवी। वूम्ब एनवी क्या कहोगे बेटा जी? वूम्ब एनवी। वूम्ब का मतलब जानते हो ना, गर्भ। गर्भ, वूम्ब का मतलब होता है गर्भ, और एनवी का मतलब तो मैंने आपको बताया ईर्ष्या। वूम्ब एनवी की अवधारणा दी। इसका मतलब क्या था? वूम्ब एनवी की अवधारणा दी। और इसका मतलब क्या है गुड्डा? इसका मतलब कि जिस तरह फ्राइड कहते हैं कि जिस तरह फ्राइड कहते हैं, मतलब सिगमंड फ्राइड साहब कहते हैं, जिस तरह फ्राइड कहते हैं, जिस तरह फ्राइड कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से इसलिए जलती हैं कि महिलाएं, मतलब फीमेल जो हैं, कि महिलाएं पुरुषों से इसलिए जलती हैं, पुरुषों से इसलिए जलती हैं, इसलिए जलती हैं, ईर्ष्या करती हैं या जलती हैं, कुछ भी कह लीजिए, ईर्ष्या करती हैं क्योंकि उनके पास पेनिस नहीं, क्योंकि उनके पास क्या नहीं? उनके पास पेनिस नहीं, ठीक है ना, पेनिस नहीं। ठीक, इसके जवाब में है ना, कैरन हार्नी ने कहा कि पुरुष भी महिलाओं से इसलिए जलते हैं कि पुरुष भी, क्या कहोगे, कि मेल जो होते हैं, पुरुष भी महिलाओं से इसलिए जलते हैं कि पुरुष भी महिलाओं से इसलिए जलते हैं। जलने का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे कोई नहीं जल जा रहा, आग वाग नहीं लग जा रही बेटा किसी में, है ना। ये हम सिंपली बात कर रहे हैं किसकी? देख लो, ये कितना बदमाश लड़का है भाई मेरा। स्क्रीन पे से कतई गायब ही कर दिया, दिख ही नहीं ना, पीछे मुड़ के देखा तब पता लगा है। ठीक है ना। हाँ, तो पुरुष भी महिलाओं से इसलिए जलते हैं, पुरुष भी महिलाओं से इसलिए जलते हैं क्योंकि पुरुष भी महिलाओं से इसलिए जलते हैं क्योंकि क्या होता है? क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता? तो आप कहोगे क्योंकि उनके पास वूम्ब यानी गर्भ नहीं। क्योंकि उनके पास क्या नहीं बेटा जी? वूम्ब यानी गर्भ नहीं, और वो बच्चे नहीं पाल सकते, और वो क्या नहीं पाल सकते? और वो बच्चे नहीं पाल सकते, बच्चे नहीं पैदा कर सकते, सिंपली बात, बच्चे नहीं पैदा कर सकते। ठीक, तो ये पहली हमने देखी, ये पहली हमने आलोचना ध्यान से सुनी, अच्छे तरीके से सुनी, है ना। हाँ, अब आप सोचो ना बबली, जब किसी ने इस तरीके की बात कही तो दूसरा व्यक्ति कैसे करेगा? ठीक है ना। तो अगर एक व्यक्ति इसी तरीके की अतरंगी बात करेगा तो दूसरा व्यक्ति भी फिर उसको जो आलोचना करेगा वो बिल्कुल इसी तरीके की अतरंगी आलोचना करेगा। ठीक है ना। हाँ, कि उनके पास गर्भ नहीं, ठीक है ना। तो आलोचना आपने देखी किस तरीके की, तो इनकी बात भी तो अजीब है ना। पेनिस एनवी, क्या मतलब इस बात का? तुमने ऐसी बात कही तो फिर समझदार मनोवैज्ञानिकों की दुनिया में कोई ना कोई तो निकलेगा जिसने तुम्हारी बेइज्जती मारनी है। तो उन्होंने बेइज्जती मारी। तो उसमें एक तो कैरन हार्नी है, बहुत फेमस नाम है। दूसरे एक और व्यक्ति हैं जिनको हम कहते हैं बिट्टू कार्ल युंग। क्या कहते हैं? कार्ल युंग। इनका सिद्धांत यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, बस थोड़ा सा समझ लेना। इनको युंग करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जुंग करके भी पूछा जा सकता है। तो क्या बोलोगे? युंग हो या जुंग हो, बात एक ही। कार्ल युंग बोले बेटा जी या जुंग बोले, बात एक ही है। दोनों तरीके से एग्जाम में पूछा गया। तो इन्होंने ना एक सिद्धांत दिया जिसको हम विश्लेषणवाद का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्लेषणवाद, यानी कि एनालिसिस थ्योरी, है ना, विश्लेषणवाद का सिद्धांत कहते हैं इन्होंने। क्योंकि सिगमंड फ्राइड साहब कहते थे कि कोई भी काम हम करते हैं उसमें अचेतन यानी अनकॉन्शियस ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। युंग साहब ने कहा कि अनकॉन्शियस नहीं, सामूहिक अचेतन, यानी हमारे पूर्वजों का जो सोच है, जो दबी हुई इच्छाएं हैं, वो भी हमारे अंदर प्रकट होती हैं। तो आप लिखेंगे युंग ने फ्राइड की तरह, युंग ने सिगमंड फ्राइड की तरह, युंग ने फ्राइड की तरह अचेतन मन को नहीं बल्कि सामूहिक अचेतन को सबसे महत्वपूर्ण माना।
अचेतन मन को नहीं बल्कि किसको, अचेतन मन को नहीं बल्कि 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 किसको बेटा जी, बल्कि सामूहिक अचेतन यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन, सामूहिक अचेतन जिसको हम कहेंगे कलेक्टिव अनकॉन्शियस, क्या कहेंगे, कलेक्टिव अनकॉन्शियस को महत्वपूर्ण माना है। अनकॉन्शियस को, सामूहिक अचेतन को, कलेक्टिव अनकॉन्शियस को क्या माना है, तो आप कहोगे उसको महत्वपूर्ण माना है, उसको क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक में? हाँ हाँ, हम बुद्धि में भी पढ़ते हैं, बिल्कुल बेटा, युंग साहब को हम बुद्धि में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे गुड्डा, बिल्कुल पढ़ेंगे हम उनको, युंग साहब को बुद्धि में भी पढ़ेंगे। और बता, कोई डाउट हो तो आराम से पहले मुझे बता दो कि भाई हमें ये डाउट है या ये चीज है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मम्मी के ऊपर पोल डांस कर लोगे? ठीक है ना, बताएं। हाँ, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, वो व्यक्तित्व है बेटा, वो व्यक्तित्व है जो आप बता रही हो बेटा, वो व्यक्तित्व है। लो बेटा, पहन लो। ठीक, पूरा क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर आपके लिए मैंने ABCD वाली वो छोड़ी थी ना, आप उस पर पढ़ाई करो, मम्मा को इस पे पढ़ा लेना प्लीज। ठीक, अब हम बात करेंगे, पहले मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, इतनी देर में मैं किसी की अरमान पूरे करा दूं थोड़े से। तो अब हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन की। अब देखो भैया, एरिक एरिक्सन भी कहीं ना कहीं फ्राइड साहब से पहले मुतमईन थे, मतलब आप ये कह लो पहले फ्राइड साहब की सोच से बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते थे, फ्राइड साहब की सोच को, है ना, और सिगमंड फ्राइड साहब की सोच को बहुत ज्यादा लेकर आगे बढ़ते थे। लेकिन वो भी सिगमंड फ्राइड साहब की ये जो सेक्सुअलिटी वाली थ्योरी है ना, यानी कामुकता वाली जो बात है, उससे संतुष्ट नहीं थे। तो कामुकता वाला जो थ्योरम है बेटा, माइक गिर जाता है, रुको। तो कामुकता वाली बात से क्या नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है ना। अब आप मुझे दो, लाओ मैं आपके लिए अच्छी चीज चलाते हैं, आ जाओ बेटा, 2 मिनट दो मुझे, वरना ये क्या है, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें गड़बड़ी करेगा। चलो, अगला बंदा क्लास के बाहर निकलने के बाद इस तरीके से बता रहा है कि भैया मैंने उसे अत्याचार कर दिया, उसे क्लास से बाहर निकाल के, मम्मी ने निकाल दिया, मम्मी ने निकाल दिया। भाई टॉपिक में लिखाना मुझे, तू मुझे लिखाने ही नहीं देगा तो कैसे चलेगा। आ जाओ, चलिए, तो आज की हमारी बात चलेगी किस पे, एरिक एरिक्सन पे चलेगी, एरिक एरिक्सन। तो एरिक एरिक्सन साहब जो हैं, उनके बारे में बहुत ही खूबसूरत सी बात, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर के लिए आता है यार,
मैंने कहा ना एड की तरह समझ लो बस इसको, एड है ये तुम्हारा। तो एरिक एरिक्सन साहब के बारे में बात करेंगे। इनको हम कहते हैं नव फ्राइडियन। क्या कहते हैं हम इसको? नव फ्राइडियन। क्या कहते हैं? नव फ्राइडवादी। क्या कहते हैं इनको? नव फ्राइडवादी। यानी ये कौन है? नियो फ्राइडियन। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा जी? फ्राइडियन का मतलब ये सिगमंड फ्राइड साहब की थ्योरी से क्या है? सेटिस्फाई हैं, यानी सिगमंड फ्राइड साहब की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन नव और नियो, इसका मतलब इन्होंने कुछ चीजों पर उनसे सहमत नहीं है और अपनी एक अलग थ्योरी दी है। ठीक है ना? समझ गए ना? मेरे साथ बोलो। नव फ्राइडवादी हो, जैसे अगर सपोज करो ये हो जाए नव गार्गीवादी, तो इसका मतलब तुम गार्गी मैम की बातों से क्या हो? सहमत हो, है ना? गार्गी मैम की बातों से आप सहमत है। लेकिन नव शब्द लग गया, नियो शब्द लग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आप कुछ ऐसी बातें होंगी जिनसे आप सहमत नहीं होंगे, यानी आपकी उन चीजों पर मुझसे अलग विचार होंगे। ठीक है, मेरी बात को समझ गए? तो ये नव फ्राइडवादी हैं। इनके सिद्धांत का नाम देखो, ये यूपी टेट वगैरह के टेट जैसे एग्जाम में बहुत फेमस है इनके सिद्धांत का नाम। इनके सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। हम क्या कहते हैं? इनके सिद्धांत को हम बोलते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। क्या कहते हैं? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर सिद्धांत का नाम याद हो गया गुड्डा हमें, तो फिर कोई मसला ही नहीं है ना? मनोसामाजिक कि हमारे दिमाग का, मन की रचना। ठीक है लो। तो मनोसामाजिक है ना? ठीक है ना? मनोसामाजिक यानी मन और सामाजिक। बेटा साथ में लिखने का कोई कंपटीशन थोड़ी ना है ना? कोई साथ में लिखने का कोई कंपटीशन थोड़ी ना है। अभी कंपटीशन किस चीज का है? समझने का कंपटीशन है। अच्छे से समझ लो, उसके बाद आराम से रोक रोक के खूब बढ़िया सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में नोट करना, कोई मना नहीं करेगा। और इसके अलावा दूसरी पीडीएफ जो मिलती है उसमें टाइप्ड मिलता है, खूब अच्छे से देखना। कंपटीशन इस चीज का नहीं है कि गार्गी मैम ने लिखाया और हैंड टू हैंड तुमने लिखाया, नहीं। कंपटीशन इस बात का है कि जब मैंने क्लास में समझाया तो आपको कितना प्रॉपरली याद रहा, और उन 8 की 8 स्टेजेस में से बाद में आपको केवल 5 मिनट लगे उसको रिवाइज करने में। मुद्दा ये है, वरना लिखते ही रह जाओगे, यही वाली बात। ठीक है ना? तो इन्होंने कहा आपके मन की जो स्थिति होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सोशल, यानी कि समाज के साथ हमारे किस तरीके के एक्सपीरियंस रहे उस पर डिपेंड करती। ठीक है, याद रहेगा कौन सा सिद्धांत दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया बेटा जी? तो आप कहोगे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक, क्लियर हुआ? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, मेरी एक बात को ध्यान से समझो। अब तुम छोटे बच्चों की तरह रोगे तो मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं है। आपने जॉब लेनी है, आपने कहा, मैंने तो बंदूक के नोक पे आपसे कहा नहीं कि भाई आपको जॉब लेनी, कहा मैंने आपसे? नहीं कहा। कहा एक भी बार कहा? मुझे अगर कहा हो तो मुझे बता दो भाई कि गार्गी मैम आपने हमसे बंदूक की नोक पे कहा कि साहब गार्गी मैम की क्लास लेनी है। मैंने तो नहीं कहा, एक भी बार नहीं कहा। नहीं कहा ना? नहीं कहा ना? एक भी बार तो नहीं कहा। किसी को लग रहा हो कि नहीं गार्गी मैम ने कहा था, उस दिन कहा था, ऐसे ऐसे कहा था। नहीं कहा ना? ठीक है। तो इसका मतलब मेहनत भी किसको करनी है? आपको करनी है। न केवल आपको मेहनत करनी है, आपको नोट्स भी बनाने होंगे, और बिना किसी फायदे के, मतलब बिना किसी मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। अब आपके ऊपर है, आप इस बात पे दुखी हो कि भाई मेरे को बहुत क्लासेस और भी रहती हैं मैम, मैं कैसे करूं? और या फिर आप पूरा ध्यान उस समय पे समझने में लगाओ और 5 मिनट में लास्ट में उसको रिवाइज करते हुए उसकी पूरी समरी 2 मिनट के अंदर लिख लो। कोई आपके बाद आपके बच्चों को थोड़ी ना पढ़ना है उन नोट्स में से कि आपको ऐसे मार मार के लिखने हैं कि ये वाले में से, ये वाले में से, ऐसे ये हेडिंग डालूं ब्लैक से, ये डालूं इससे ब्लू से, नहीं करना। बस समझ गए ना? समझदार को इशारा काफी। अब ध्यान दो, आ जाओ। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने 1963 में किताब लिखी, एक बुक लिखी, और बुक का नाम क्या था? चाइल्डहुड एंड द सोसाइटी। किताब का नाम क्या था बेटा जी? ये भी किताब बहुत पूछी जाती है। चाइल्डहुड एंड द सोसाइटी। क्या नाम था किताब का? चाइल्डहुड एंड द सोसाइटी। किताब का नाम क्या था बेटा जी? तो आप कहोगे चाइल्डहुड एंड द क्या कहेंगे? सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड द क्या कहेंगे? सोसाइटी किताब का नाम था। किताब का नाम क्या था? चाइल्डहुड एंड द सोसाइटी। ठीक साहब। अच्छा, अब इनका कथन क्या है? इनकी स्टेटमेंट ध्यान से सुनो बेटा जी। इनका कथन है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, यानी हमारी जो पर्सनालिटी है,
व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज के साथ उसको, समाज के साथ होने वाले, समाज के साथ होने वाले उसके, समाज के साथ होने वाले उसके, समाज के साथ होने वाले उसके, किसके साथ, समाज के साथ उसके होने वाले इंटरैक्शन कह लो या अंतःक्रिया कह लो, अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, इंटरैक्शन के परिणाम स्वरूप बनता है। किसके परिणाम स्वरूप बनता है? इंटरैक्शन यानी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, परिणाम स्वरूप बनता है। यानी हम समाज के साथ, हमने, समाज ने हमारे साथ अच्छा किया बुरा किया, वैसा हमारा कैरेक्टर बन जाएगा, परिणाम स्वरूप बनता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार ये कहे कि आप तो कामचोर हैं, है ना, आप ये हैं, आप वो हैं, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी, आपको ये लगने लगेगा हाँ यार शायद मैं तो खुद तो कामचोर होऊंगा। क्या लगने लगेगा? मैं तो कामचोर ही होऊंगा। और फिर आप ये मानने लग जाओगे कि आप कामचोर हो, और आप फिर ऐसी स्थिति में 1% इस बारे में सोचोगे ही नहीं कि आप उस बात को, उस धारणा को गलत साबित करने की कोशिश करो, ठीक है ना, आपको लगेगा ही नहीं। ठीक, इसके अलावा इनकी एक और किताब है, याद रखना, एक और किताब है, दूसरी बुक भी लिख लें। एक और बुक है जिसका नाम है यूथ एंड क्राइसिस। क्या नाम है? यूथ एंड क्राइसिस। किताब का नाम क्या है? यूथ एंड क्राइसिस। यूथ एंड क्राइसिस एक और किताब है। यूथ का मतलब आप जानते ही होंगे, किशोर, और क्राइसिस का मतलब संघर्ष। तो याद रखना, अब बिल्कुल फोकस मुझे यहाँ चाहिए अपने ये दुख भरी दास्तान की, मैम हमारी बहुत सारी क्लास होती है, उनको साइड में रखते हुए मेरी एक एक चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है ना बेटा। मैं कभी भी कमेंट्स नहीं देखती हूँ अनटिल अनलेस मुझे नहीं लगता कि वो मेरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है, उसको उस जर्नी को सॉल्व आउट करना होगा, तो मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं देती। और मुझे लगता है जब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो फिर मैं यहाँ से कमेंट्स को ऑफ कर देती हूँ, समझाने के बाद पूछती हूँ कि टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मुद्दा क्या है? टॉपिक को समझना। उसको ढंग से समझ लिया तो सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि आपको एक एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको अपने कंटेंट पर मेहनत करनी है। आपके मेरे व्यक्तिगत संबंध थोड़ी ना बनाने, हमें बनाने कि नहीं बनाने ना। हाँ, पढ़ने के दौरान हम दोनों का आपस में जो व्यक्तिगत संबंध भी बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे? वो पढ़ाई के ऊपर ही बनेंगे, है ना। लेकिन इस चीज पे नहीं, आपकी अपनी अपनी जो लड़ाइयां हैं उनको आपको अपने अपने तरीके से सॉल्व करना होगा। आप नोट्स कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अभी बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, ये आपके ऊपर है। मेरा काम क्या है कि बेस्ट तरीके से बेस्ट कंटेंट मिले और वो बेस्ट तरीके से आसानी से समझ में आए। आ जाओ। तो इन्होंने ना क्या बताई बेटा? 8 स्टेजेस बताई। क्या बताई? 8 स्टेजेस बताई। क्या बताई? 8 स्टेजेस बताई। और हर स्टेज में एक संघर्ष होगा। हर स्टेज में क्या होगा? एक संघर्ष होगा। हर स्टेज में क्या होगा बेटा जी? एक संघर्ष यानी क्राइसिस होगा। हर स्टेज में क्या होगा बेटू? एक संघर्ष यानी क्राइसिस होगा। अब संघर्ष क्या होता है बेटा जी? क्राइसिस क्या होता है गुड्डा? संघर्ष यानी क्राइसिस का मतलब कि या तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा या बुरा व्यवहार होगा। अब देखो, आप और हम एक बहुत नॉर्मल से व्यक्ति हैं। अब आपको क्या लगता है? अच्छा, जैसे एक केस आपको याद होगा, एक व्यक्ति ने क्या कर दिया था, वो मतलब रोड पे एक माँ और बेटी जा रहे थे स्कूटी से, है ना, उनको एकदम से फटाक से निकाल दिया था, ठीक है ना। तो मतलब क्या मार दिया था, वो गाड़ी से मार दिया था और बाहर निकल के अनदर राउंड ऐसे ऐसे करके चिल्ला रहा था, याद है आपको? तो समाज हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा? अब आप सोचो कि वो सोशल मीडिया पे, लेकिन वो पैसे वाली की औलाद थी, तो सोशल मीडिया पे उसको साइको, उसको पागल बोला, लेकिन भारत के न्यायालय ने क्या कहा? उसको एक 500 पेजेस का एक ऐसे लिखने के लिए कहा, और कहा कि इसकी उम्र तो बहुत कम है। अरे, अगर वो कोई और व्यक्ति होता, एक सामान्य व्यक्ति का बच्चा होता, तो वो जेल में सड़ रहा होता, 100% सड़ रहा होता ना। यस। तो इन्होंने कहा हर स्टेज में एक संघर्ष है, यानी या तो पॉजिटिव होगा हमारे साथ समाज का व्यवहार या नेगेटिव होगा। याद रखना, हर स्टेज में एक क्राइसिस है। क्राइसिस का मतलब संघर्ष। तो जीवन से ही संघर्ष शुरू है मेरे लाल। इसका एक कोड बनाया है मैंने, मेरे साथ बोलो TAII, जिसको बोलोगे ताई, और ताई को आपने आवाज लगाई ताई, तो ताई ने क्या बोला? IIGI। ताई ने क्या कहा? IIGI।
ठीक है ना। तो 4-4 करके हम स्टेजेस याद करेंगे। ठीक, कैसे याद करेंगे? 4-4 करके हम स्टेजेस को याद करेंगे। ये कोड है, ये क्या है बिट्टू? कोड है 8 स्टेजेस का। तो इधर तुम लिख लो, स्टेज का नाम लिखेंगे हम, स्टेज का नाम लिखेंगे। यहाँ सामने हम लिखेंगे वो जो उम्र क्या होती है उस स्टेज की, है ना। फिर उसके बाद हर स्टेज से कुछ एक सद्गुण पैदा होता है। अगर पॉजिटिव रहा समाज का रवैया तो आपके अंदर कुछ वर्च्यू यानी सद्गुण पैदा होगा। क्या पैदा होगा बेटा जी? अगर समाज का रवैया आपके साथ अच्छा लगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तो आप कहोगे कि तब हमारे साथ एक वर्च्यू पैदा होगा। क्या पैदा होगा? वर्च्यू, यानी कि एक सद्गुण पैदा होगा। तो टाई में पहले 4 स्टेजेस याद करेंगे और सब मेरे साथ बोलेंगे। घर पे कोई हमें पागल समझे, समझने दो। तो पहला हो गया टी। तो टी से होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्या रहेगा? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट जानते हो ना, विश्वास। तो विश्वास बनाम अविश्वास हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्वास बनाम अविश्वास हम उसको बोलते हैं। विश्वास बनाम क्या बोलते हैं? अविश्वास हम उसको बोलते हैं। तो ये होती है जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 1 साल के बीच में होती है बेटा जी, विश्वास बनाम अविश्वास। अब उस समय बच्चे को 1 साल तक के, पैदा हुए बच्चे से लेकर 1 साल तक के बच्चे को कौन पालता है? माँ बाप पालते हैं। अब या जो इंटीमेट फैमिली होती है, घर के अंदर दादी दादा ताई ताऊ चाचा चाची बुआ जो भी रह रहे होते हैं, या ननिहाल है तो नानी नाना मामा मामी मौसा मौसी जो भी है ना, ये लोग संभालते हैं। तो अब आप उसकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, वो तो बेचारा आश्रित है आपके ऊपर, डिपेंडेंट है आपके ऊपर। अब वो सुसु कर ली, फिर वो रोया उए उए उए, और माँ बाप या जो इंटीमेट फैमिली, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको धीरे धीरे मिसट्रस्ट पैदा होने लगेगा तुम पे कि ये यार ठीक आदमी नहीं है, ठीक जगह पैदा नहीं किया भगवान जी ने। या फिर आप उसको उछाल उछाल के खिला रहे थे, आप उसको उछाल रहे थे, वो खुश हो रहा था क्योंकि आप कैच कर ले रहे थे, है ना, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ये साइकोलॉजिकली एक टेस्ट भी किया गया है कि आप खुद भी करके देखना, एक छोटा बच्चा हो जिसको आप गोद में उछालते हो, है ना, अब आप उसको हटा के एक टेडी बियर को उछालना और वो गिर जाए आपके हाथ से और आपके ना हो, उसके बाद आप बच्चे को उठाने के लिए जाना, उसको क्या पैदा हो गया आप पे? मिसट्रस्ट। निकम्मा आदमी है ये, इसकी गोदी में जाना नहीं है, ये मुझे भी गिरा देगा। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास पैदा होता है। अगर विश्वास पैदा हो गया, बच्चे को लगा यार है ये ठीक आदमी है, ये ठीक है, ये इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, मैं इन पे भरोसा कर सकता हूँ। अगर बच्चे को विश्वास पैदा हो गया तो कौन सा सद्गुण पैदा होगा गुड्डा? तो पैदा होगा उसके मन में आशा पैदा होगी, होप पैदा होगी, होप आशा पैदा होगी कि मैं कुछ काम कर सकता हूं। तो वो क्या करेगा दूसरी स्टेज के अंदर बेटा जी? वो दूसरी स्टेज के अंदर स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी, 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 ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट या शेम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाउट या शेम कह सकते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस क्या कह सकते हैं? डाउट या शेम कह सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा ठीक है भाई, मुकेश भैया ये कह रहे हैं मैम आप फालतू की बात ज्यादा करते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दूंगी, घबराओ मत, ठीक है ना। आप मैं लिखा दूं सीधे सीधे, आप समझ जाएं तो, है ना, बिना एग्जाम्पल दिए हुए। ठीक है, तो ठीक है भैया, मुकेश भैया जी दिल पे नहीं लेना, फालतू की बात बिल्कुल नहीं होगी, आ जाओ। तो ऑटोनॉमी वर्सेस ट्रस्ट या डाउट। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? स्वायत्तता। क्या मतलब होगा? स्वायत्तता। वर्सेस का मतलब वही बनाम, और डाउट का मतलब क्या है? लज्जा या संदेह। अब क्योंकि देखो भैया ने मुझे मना कर दिया एग्जाम्पल देने के लिए, तो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दूंगी, बस इतना बता दूंगी कि बच्चा स्वतंत्र तौर पर काम करना शुरू करेगा। अब वो स्वतंत्र तौर पर काम करना शुरू करेगा, और जब उसने स्वतंत्र तौर पर काम करना शुरू किया, अगर आपने उसको डांट दिया तो उसके मन में अपने लिए लज्जा या संदेह पैदा हो जाएगा। अब उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगी क्योंकि भैया कह रहे हैं कि इससे फालतू की बात हो जाती है, ठीक है ना, आ जाए। तो ये होता है 1 साल से लेकर लगभग जब तक बच्चा 3 साल का है। तो वो छोटे छोटे काम करेगा स्वतंत्र तौर पे, आप उसको प्यार देंगे, उसके काम को अप्रिशिएट करेंगे तो वो उस काम को और करेगा। तो उसके अंदर कौन सा वर्च्यू पैदा होगा? उसके अंदर वर्च्यू पैदा होगा विल। विल का मतलब इच्छा कि 2-4 काम और कर लूं क्या। विल का मतलब क्या? इच्छा कि 2-4 काम और कर लूं क्या, ठीक है ना। नहीं तो आपने उसको डांट दिया तो डाउट पैदा होगा या शेम पैदा होगा। क्या पैदा होगा? डाउट पैदा होगा या शेम पैदा होगा। एग्जाम्पल नहीं आएगा लेकिन अब इसमें, आ जाएं आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे बात करें तो TAII,
आई का मतलब अब क्या, अब ये बच्चा 3 साल से 6 साल का। अब मुझे जल्दी से बताओ 3 से 6 साल का बच्चा कहाँ जाता है बेटा जी? तो आप कहोगे 3 से 6 साल का बच्चा जाता है प्ले स्कूल में। कहाँ जाता है 3 से 6 साल का? प्ले स्कूल के अंदर। प्ले स्कूल जानते हो ना? नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं, प्ले स्कूल आप जानते होंगे, ऐसा मैं मान के चलूंगी। तो आई का मतलब यहां पर वो क्या करेगा, यहां पर वो इनिशिएट लेगा। क्या लेगा? इनिशिएट। क्या लेगा? इनिशिएट। अरे इनिशिएट की स्पेलिंग गलत हो जा रही है, रुको 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 रुको। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वर्सेस क्या रहेगा, या तो वो इनिशिएट लेगा मतलब अपने आप को लेकर आगे बढ़ेगा, या फिर क्या करेगा, या तो अपने आप को लेकर इनिशिएट करते हुए आगे बढ़ेगा, या फिर अपने आप को लेकर गिल्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? गिल्ट में। गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, और वर्सेस का मतलब आप जानती हो बनाम, और गिल्ट का मतलब जानते ही होंगे, जैसे अभी एक बच्चा गिल्ट में आ रहा होगा, है ना? गिल्ट का मतलब क्या होता है? गिल्ट का मतलब होता है कि आप खुद को लेके शर्मिंदगी महसूस करें, गिल्ट। हाँ, इनिशिएट वर्सेस क्या कहेंगे? गिल्ट कहेंगे। तो पहल बनाम आप क्या कहोगे? गिल्ट। गिल्ट, गिल्ट का मतलब अगर शुद्ध हिंदी में लिखूं तो गिल्ट का मतलब क्या होना चाहिए? जैसे आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है, हीनता है, तो यहाँ क्या रहना चाहिए? बताना मुझे गिल्ट में एक्चुअल हिंदी मीनिंग हम क्या लिख सकते हैं इसका। तो अब बच्चे ने पहल की, अब ये कहाँ गया? 3 से 6 साल का बच्चा प्ले स्कूल में गया। अपराध बोध, बहुत बढ़िया आंचल, बहुत बढ़िया। अपराध बोध, गिल्ट, अपराध बोध, हिंदी में क्या रहता है? अपराध बोध। अब ये बच्चा कहाँ गया? प्ले स्कूल में, क्योंकि 3 से 6 साल का बच्चा कहाँ जाता है? अपराध नहीं, दोषी नहीं, अरे अफसोस या पछतावा नहीं, अपराध बोध यानी गिल्ट फील होना कि यार मैंने ये गड़बड़ कर दी, अपराध बोध। तो पहल का मतलब क्या है कि अब वो स्कूल में गया, मैडम ने उससे 2-4 काम करने के लिए उसने कहा मैम मैं करूं मैं करूं मैं करूं, आपने कहा ठीक है बेटा तुम करो। तो अब उसका क्योंकि कॉन्फिडेंस पैदा हो गया ना, उसके अंदर इच्छा पैदा हो गई थी, तो अब उसने आपके कहने पर, मतलब आपने कहा कि बेटा ये कौन लगाएगा इनके ऊपर ग्लासेस के ऊपर ग्लासेस, तो उसने तुरंत के तुरंत कहा हाँ मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा। तो उसने क्या लिया? इनिशिएट लिया। क्या लिया? पहल की। क्या ली? पहल की। हाँ हाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, घबरा क्यों रहे हो। उसने क्या की? पहल की। क्या किया? इनिशिएट लिया, पहल की। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? पहल करना, कि मैं बाकी बच्चे कह रहे हैं नहीं मैं नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि उनको घर पे ही कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हुआ है। तो इनिशिएट का मतलब क्या होता है? पहल। हाँ, ग्लानी भी कह सकते हैं साक्षी हम। तो पहल की उसने, तो अब या तो पहल की उसने और टीचर उसको सपोर्ट कर रहा है, तो जब वो उसको सपोर्ट कर रहा है तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वो और महसूस करेगा कि यार मैं तो अच्छा काम करता हूं, मैं तो बढ़िया तरीके से करता हूं। या फिर आपने उसने इनिशिएट लेने की कोशिश की, अभी उसको घर में भी डांट पड़ती है, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, और यहां पर भी उसने काम को गड़बड़ कर दिया, तो आपने अगर स्कूल के अंदर भी उसको डांटा तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी? गिल्ट। क्या पैदा हो जाएगी? गिल्ट, यानी अपराध बोध की यार मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे बस का तो होगा ही नहीं। और देखो लास्ट स्टेज, 8वीं स्टेज सबसे मजेदार होगी, और सब बताओगे मुझे ये तुमने आज की क्लास में 8वीं स्टेज किसके अंदर देखी है, जल्दी से बताना। तो 8वीं तक पहुंचते हैं, तो उसने क्या करा? पहल ली, पहल करी। अब पहल करी जब उसने, तो उसको टीचर ने कहा बहुत बढ़िया, बच्चे तो छोटे छोटे गड़बड़ काम करते हैं, तो जब उसको कहा बहुत बढ़िया तो उसको एकदम बढ़िया महसूस हुआ, उसको अपने जीवन में क्या मिल गया बेटा जी? पर्पस मिल गया। क्या मिल गया? पर्पस मिल गया, उद्देश्य मिल गया कि और मेहनत करनी है साहब, ऐसे ही मेहनत करनी है। क्या करनी है? और मेहनत करनी है। और अगर उसको डांट दिया तो उसके अंदर क्या पैदा होगी? गिल्ट पैदा होगी, अपराध बोध पैदा हो गया, तो उसने कहा यार मेरे को तो ये नहीं करना, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। अब ये बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, अभी तक तो प्ले स्कूल में था, अब ये बच्चा कहाँ जाएगा बेटा जी? अब ये जाएगा स्कूल के अंदर। अब ये कहाँ जाएगा बेटा जी? अब ये जाएगा स्कूल में, और स्कूल में इसकी स्टेज कौन सी होगी? इंफीरियरिटी, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, है ना, यानी परिश्रम, परिश्रम बनाम क्या कहोगे? इंफीरियरिटी का मतलब क्या होता है? अपने आप को कम समझना, हीनता। क्या कहेंगे? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। तो अब भाई ये गया 6 से लेकर 12 साल का, तो ये पहली दूसरी तीसरी चौथी इन क्लासेस में पढ़ रहा है। अब अगर इसको अभी तक टीचर से प्यार मिला,
स्कूल से प्यार मिला, अपने मम्मी पापा से प्यार मिला, तो ये मेहनती बच्चा पैदा होगा। इंडस्ट्री मेहनत करेगा, क्यों? क्योंकि इसको इससे पहले ही क्या मिल चुका था? पर्पस मिल चुका था कि मुझे बहुत मेहनत करनी है। तो या तो ये मेहनत करेगा या फिर इसको यहाँ पे भी लगेगा मेरे से तो होगा ही नहीं है होमवर्क, मैं तो कर ही नहीं सकता। टीचर कहेंगे बेटा करो, कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि समाज का अब तक का जितना भी उसको एक्सपीरियंस हुआ है वो क्या हुआ है? नेगेटिव। मम्मी पापा ने तो उसको डांटा, मारा, उसको ट्रस्ट पैदा नहीं हुआ माँ बाप पे। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने आप से जो काम करने लगा, तो ऑटोनॉमी, अपने आप से जब काम करने लगा तो कहा, मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ अब तुम खुद सुसु करने जाओ। अब वो जाके, हाँ उद्योग भी कह सकते हैं, उद्योग भी कह देते हैं, परिश्रम को आप उद्योग भी कह देते हैं। भाई कहीं कहीं किताबों में उद्योगशीलता भी लिखा रहेगा, तो परेशान नहीं होना। तो मम्मी ने कहा जाओ बेटा सुसु खुद से करके आओ। अब छोटा बच्चा 1 से लेकर 3 साल का सुसु खुद करने जाएगा तो सुसु उसके कपड़ों पर आ ही जाएगी। अब आपने कह दिया तेरे को सुसु नहीं करना आता, तेरे को खाना नहीं खाना आता, कैसे खाना खाया तूने, देख अपने मुंह पे लगा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। अब बच्चे में क्या पैदा हो गई? बच्चे में पैदा हो गई साहब क्या? बच्चे में पैदा हो गई डाउट, शेम, कि यार मतलब मेरे को नहीं आता खाना, तो वो बच्चा कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कहा वाह कितना अच्छा खाया है मेरे बच्चे ने, यहाँ लगा रहा, यहाँ लगा रहा, यहाँ लगा रहा, खा रहा है लेकिन खुद से खा रहा है, तो अब इसके अंदर इच्छा पैदा होगी खुद से काम करने की। और ये इच्छा पैदा कर दी जाए तो बड़ा मजा आता है। पूछो क्यों? फिर आप अपना खाना पीना खाया, आप अपने बच्चे को दे दो, लो बेटा ये ग्लास लेके जाओ, कहाँ डाल के आना? सिंक में। बच्चा यूं डुप करके आता है, फिर कहता है मम्मा मैं डाल आया। फिर आप कहोगे बेटा ये ले जाओ प्लेट, ये भी डाल के आओ, तो क्या कहेगा? मम्मा मैं डाल आया। ये रहता है बच्चे के अंदर, ये रहता है बच्चे के अंदर। तो मम्मा मैं कर आया, ये हमेशा बना रहेगा। कब बना रहेगा? जब आप उसको, जब वो स्वायत्तता यानी स्वतंत्र रूप से काम करता है तो आप उसको सपोर्ट करो। इनिशिएट, जब प्ले स्कूल में जा रहा है तो पहल करेगा, कॉन्फिडेंट बच्चा है तो पहल करेगा, और अगर उसको डांट पड़ जाएगी तो अपराध बोध पैदा हो जाएगा। और फिर चौथी स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम करेगा क्योंकि पर्पस मिल गया है, मेहनती है, परिश्रम करेगा, नहीं तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी? हीनता पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी बेटा जी? हीनता पैदा हो जाएगी। अब अगर उसको मेहनत करने पर स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस पैदा होगी। मेहनत करने से क्या पैदा होती है? दक्षता। मेहनत करने से क्या पैदा होती है बेटा? दक्षता, कॉम्पिटेंस। क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंस। ठीक है ना? क्या कहेंगे? बिल्कुल श्रद्धा, क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंस। मेहनत करने से क्या होती है? कॉम्पिटेंस। क्यों? क्यों? क्योंकि मेहनत करने से आपके अंदर कुशलता, कॉम्पिटेंस, दक्षता, महारत हासिल होती है आपको, तो वो मेहनत करता जाएगा, महारत हासिल करेगा। 4 हो गए, बची 4, बची हुई 4 आगे और देखते हैं। तो बची हुई 4 को हम देखेंगे। बची हुई 4, अब पहले, अब ये बच्चा होगा छोकरा जवारे, तो अब तुम्हारा 12 से लेकर 18 साल का बच्चा होगा। तो TAII ताई तो हो गई, IIGII है ना? तो अब क्या होगा बेटा जी? तो अब आप कहोगे इसको आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होगा। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होगा। आइडेंटिटी का मतलब है पहचान, रोल कंफ्यूजन का मतलब है भूमिका द्वंद्व, कि या तो ये अपनी पहचान बना लेगा या फिर इसके मन में ये पैदा होगा कि मैं क्या करूं, पापा तो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मम्मी ये कह रही हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, और मेरा दिल कह रहा है कि मैं गिटार बजाऊं, तो इसका मतलब मैं क्या करूं? तो ये समाज का प्रेशर तो होता ही है। तभी तो मैंने कहा हर एक स्टेज में क्या है? क्राइसिस। हर एक स्टेज में क्या है? क्राइसिस, यानी हर स्टेज में एक तो संघर्ष होगा ही होगा बबुआ। तो पहचान, या तो अपनी पहचान बना लेगा कि मेरे को जीवन में ये करना है, होते हैं ना बहुत सारे लोग पहले से ही क्रिस्टल क्लियर, मुझको ये करना है, या फिर रोल कंफ्यूजन, क्या होगा? भूमिका द्वंद्व होगा, भ्रम कह लीजिए, द्वंद्व कह लो, कोई टेंशन नहीं बिट्टू। या क्या पैदा होगा? भूमिका द्वंद्व, कि मैं क्या करूं, ये करूं, दोस्त तो मेरे सारे इंजीनियरिंग करने की कहते हैं, मैं क्या करूं, नहीं मेरा मन तो ये है कि मैं नीट की तैयारी करूं, तो ये भूमिका द्वंद्व रहेगा। तो अब अगर बेटा जी ये अपनी पहचान खुद से बना पाया तो क्या पैदा होगा इसके अंदर? फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब कर्तव्य निष्ठा। जब इसको पता लग गया, इसने अपनी पहचान बना ली, ये समझ गया मैं कौन हूं,
तो यकीन मानो ये कितनी शिद्दत से उस काम को करेगा, कर्तव्य निष्ठा इसके अंदर होगी। छठी स्टेज पे आते हैं, आई छठी स्टेज। अब बेटा जी आइसोलेशन, आइसोलेशन वर्सेस आपका क्या कहना चाहिए मुझे, या तो अलगाववाद रहेगा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होना चाहिए ना, इंटीमेसी होना चाहिए पहले, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का मतलब, इंटीमेसी का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन का मतलब तो अलगाव होता है। इंटीमेसी का मतलब आप कह सकते हैं कि अरे यार हिंदी में बताना क्या बोलते हैं हम उसको, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में। इंटीमेसी का मतलब क्या होता है कि निकट संबंध कह लूं मैं, एक अंतरंगता, बहुत बढ़िया, अंतरंगता। तो शुद्ध हिंदी में कहेंगे अंतरंगता, अंतरंगता। तो अब भाई देखो जवानी तो निकल गई, अब 18 से लेकर 29 ईयर तक, कहीं कहीं किताबों में बेटा 30 भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 35 भी देखने को मिलेगा, परेशान नहीं होना। अब यही बच्चा, अब जवानी एक 12 से 18 तो पढ़ रहा था, अब 18 से 29 साल, अब अगर इसके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव रहा तो ये रिश्ते बनाएगा, अंतरंगता करेगी। सॉरी मुकेश भैया, लेकिन एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि या तो ये क्या बनाएगा, अफेयर करेगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, बॉयफ्रेंड बनाएगा, दोस्त बनाएगा, जिगरी दोस्त बनाएगा जिनके लिए खुद भी पिटेगा और उनको पिटने से भी बचाएगा, या फिर रिश्ते बनाएगा, शादी करेगा, जो भी करेगा, पर प्रेम संबंध इसके होंगे, इंटीमेसी, अंतरंगता होगी। अगर इसके साथ सब कुछ नेगेटिव रहा, न ये बेचारा खुद को जान पाया, स्कूल में टीचर्स ने इसकी बेइज्जती करी, घर में माता पिता पे इसको भरोसा नहीं हो पाया, तो क्या होगा, अलगाव। ये क्या कहेगा, ये किसी में भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं ढूंढ पाएगा, ये हमेशा क्या बोलेगा, सब में नेगेटिव। हमेशा क्या होते हैं, मेरी मम्मी कहती है एकल खुरा। एकल खुरा वो व्यक्ति होता है जो क्या करता है, बिल्कुल सबसे दुनिया से अलग जाके बैठना चाहता है। इसको लेके जाओ किसी शादी में तो क्या कहेगा, यूं कहेगा, मैं नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये दुल्हन आई नाचती हुई आई। अरे दुल्हन आई, तेरा क्या लेके गई भाई, तेरा क्या लेके गई, नाचती हुई आई, मटकती हुई आई, अपने पैरों में दर्द करा, अपना चश्मा लगा के आई, अपने बाप के या अपने गाने पे नाचती आई, भाई तेरे को क्या, मेरे को नहीं अच्छा लगता, कोने में बैठ के। तो ये क्या होगा, आइसोलेशन। अब ये अपने आप को काट चुका है, बिल्कुल साइड में हो चुका है ये। क्यों, क्योंकि इसको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं, इसको दूसरे पे भी ट्रस्ट नहीं। क्यों, क्योंकि इसके समाज के साथ जितने भी क्या हुए, जितने भी एक तरीके के क्या कहना चाहिए वो एक तरीके के जो अंतः क्रिया हुई, या समाज के साथ इसके जितने भी इंटरैक्शन हुए, समाज ने उसके साथ जितने भी तरीके से क्या बोलते हैं रवैया अपनाया या व्यवहार किया, उसमें इसको नेगेटिव ही चीजें देखने को मिली। तो ये क्या करेगा, अकेलापन इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी अंतरंगता या क्लोज रिलेशन बने तो इसके अंदर कौन सा वर्च्यू पैदा होगा, लव का, किसका, प्रेम का वर्च्यू पैदा होगा, है ना। जाहिर सी बात है, क्या करेगा, प्रेम करेगा, लोगों से प्रेम करेगा, जिनके साथ भी ये रिश्तों में है, दोस्तों के लिए जान छिड़केगा, उनसे भी प्रेम करेगा, ट्रस्ट भी होगा, सब पे ये पॉजिटिव होगा। फिर 7वीं स्टेज आती है बेटा। अब एक बात बताओ, 29 साल के बाद इंसान के अंदर हम क्या, मेल मिलाप भी कह सकते हैं बेटा, संबंध बनाना कह सकते हैं। अब 29 साल के बाद आपको नहीं लगता कि किसी इंसान को कमाना खमाना चाहिए, लगता है ना, तो बस नेक्स्ट स्टेज का नाम है IIG, जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, है ना, जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, यानी उत्पादकता, क्या कहेंगे, उत्पादकता बनाम क्या कहेंगे, स्टिग्नेशन को बोलते हैं ठहराव, उत्पादकता बनाम ठहराव या नल्लापन, हमारे यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं नल्ला। तो 29 से लेकर आप तकरीबन बेटा जी ये मान के चलो, या 30 से लेकर आप ऐसे मानो कि 30 से लेकर 65 साल तक, 30 से लेकर 65 वर्ष तक आप क्या करोगे बेटा, अब तुम घर वालों के लिए कमाओगे, तो उत्पादकता करोगे, कुछ न कुछ तो कमाओगे, कुछ न कुछ धमाओगे, अब कुछ न कुछ प्रोड्यूस करोगे, कोई काम धंधा करोगे, कोई जॉब करोगे, इसको जननशीलता भी कह सकते हो, जननशीलता भी कह सकते हो, कुछ न कुछ तो कमाओगे बेटा। अब जब कमाओगे तो कुछ न कुछ उत्पादन करोगे, तो उसी से तुम अपने घर वालों की क्या कर पाओगे, केयर, देखभाल कर पाओगे। लेकिन अगर तुम आइसोलेटेड रहे
यानी तुमने आइसोलेशन यानी अलगाव रखा, तुमने किसी के साथ रिश्ते नहीं बनाए, तुमने सबको मतलब नेगेटिवली बोल बोल के अपने से अलग कर दिया। तुमको सबके लिए लगा कि नहीं, सब तुम्हें ट्रस्ट इशू हो गए बेसिकली, क्योंकि तुम खुद को नहीं समझ पाए, दुनिया ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम सबसे अलग हट गए। तुम वो वाले व्यक्ति बनोगे जो ये कहते हैं लड़कियां क्या होती हैं गोल्ड डिगर और लड़के क्या होते हैं बेवफा। तुम वो वाले व्यक्ति बन जाओगे। अलगाव क्यों? क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव प्रॉपर नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में तुम क्यों कमाओगे? बताओ मुझे, तुम कमाओगे? तुम नल्ले ही तो बन के घूमोगे। मम्मी पापा कहेंगे बेटा खा ले, अरे क्या करना, बेटा कमा ले, अरे क्या करना, किसके लिए कमाना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई रिश्ते नहीं बने, तुम्हारे जीवन में कोई अपना कहने के लिए नहीं है कि तुम जिसके साथ व्यक्ति मतलब बोलचाल कर सको, कोई पत्नी, कोई पति, कोई दोस्त, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठहराव है, आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसा मामला हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर जनरेटिविटी, उत्पादकता आई, तो आप किसके लिए जनरेट कर रहे हो, किसके लिए आप जनन कर रहे हो, किसके लिए आप उत्पादन कर रहे हो? क्या आप अपनी फैमिली की क्या कर सको? केयर। और लास्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी, क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रिटी का मतलब आप ईमानदारी कह सकते हैं, आप इसको संपूर्णता के नाम से भी जानेंगे, और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। कुछ बुढ़े अम्मा बाबा देखे हैं तुमने? देखे होंगे, डेफिनेटली देखे होंगे। देखो, दो तरीके के अम्मा बाबा होते हैं गली के अंदर। एक अम्मा बाबा वो होते हैं, ये 65 प्लस में देखने को मिलेगा। एक अम्मा बाबा वो होते हैं जो गली में बच्चे खेलते हैं तो खुश होते हैं, है ना, ये कहते हैं हाँ 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 बहुत बढ़िया बेटा, खेलो खेलो खेलो, है ना। आते जाते बच्चे कहते हैं आपकी छड़ी ले जाओ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, करते हैं खुरापात, तो कह देते हैं ले जा ले जा ले जा बेटा। फिर धीरे धीरे चलते रहते हैं। फिर उसके मम्मी पापा से कहते हैं कि बेटा वो तुम्हारा बच्चा जो था हमारा डंडा ले गया था, ठीक है ना। तो ऐसे अम्मा बाबा होते हैं। दूसरे अम्मा बाबा होते हैं, हाँ समझ गए ना, मैं कहना नहीं चाह रही, बस तुमने लाइव एग्जाम्पल आज देखा है। दूसरे अम्मा बाबा वो होते हैं जिनको हर चीज में दिक्कत है। हंसने में दिक्कत, कोई बच्चा हंस गया तो तुम्हारे बच्चे दांत फाड़ते हैं, ठीक, हमारे चबूतरे पे तुम्हारा बच्चा आ गया था, 2 पत्तियां गिरा गया था, अरे भाई साहब। फिर कि गली मोहल्ले के अंदर कोई चिड़िया भी आ जाए उनके घर के दरवाजे पे, तो उनको लगता है हमारे जो लेवल था, हमारा जो तरीका था, उसके अगेंस्ट मामला चला गया, तो वो चिड़िया भी पसंद नहीं आएगी उनको। खड़ूस जिनको बोलते हैं, खड़ूस बुढ़े या बुढ़िया, तो वो खड़ूस या बुढ़े या बुढ़िया कौन बनेगा? डिस्पेयर जिसके अंदर होगी, जिसके इससे पहले की सातों स्टेज, जिससे इससे पहले की सातों स्टेज कैसी रही होंगी? कतई नेगेटिव। तो जीवन में, है ना, इतना भी सच नहीं बोलना, इंशा इतना भी सच नहीं बोलना। अगर पागल ये वाला मैंने कमेंट पढ़ लिया और जिसके बारे में आप बोल रहे हो गुड्डा, वो भी पड़ोस में ही बैठा हो, तुम्हें न जीने देंगे आज, तो मान जाओ। तो अगर किसी आगे से, अब तुम समझ गए ना, तुम साइकोलॉजिकली गार्गी मैम के बच्चे हो, तो एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना कि कभी भी तुम्हें कोई खड़ूस, है ना, कोई इस तरीके का हमेशा चिड़चिड़ा व्यक्ति देखने को मिले, तो क्या कहना? ये मत कहना कि तुम गलत हो, तुम्हारा रवैया गलत है, नहीं। अपने मन में, या जो तुम्हारी तरह साइकोलॉजी पढ़ा हुआ, उससे कहना भाई दिक्कत इसमें नहीं है, इसके समाज के साथ जो पहले के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं सब नेगेटिव रहे हैं। तो तुम्हारा पड़ोसी या जिसका भी तुम बता रहे हो, है ना, वो हर व्यक्ति उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं? नेगेटिव रहे हैं। तो इसीलिए उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई, मनोसामाजिक, और वो वही नेगेटिविटी हर चीज में दिखती रहेगी, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो ईमानदारी या संपूर्णता नहीं देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे बुढ़े बुढ़िया होते हैं ना जिनके साथ हम बात करते हैं तो बड़ा मजा आता है, ऐसे रोचक कहानी किससे सुना देते हैं कि दिल खुश हो जाए, है ना। आप उनसे पूछो दादी जीवन क्या है, तो ये बोलते हैं बेटा जीवन जीवन बहुत जोरदार है बेटा, खूब जीना, खूब बलिया खाओ, बलिया पहनो, बड़े माँ बाप के ध्यान रखो, दिल मत दुखाना बेटा, ऐसे वाले। और कुछ कि जीवन क्या है? जीवन कुछ नहीं है, जीवन बर्बाद है, एकदम बर्बाद है, कुछ नहीं, आएंगे दुनिया में जिएंगे मर जाएंगे, ऐसे बुढ़े बुढ़िया भी होते हैं। तो ये जीवन के किस्से हैं, एक्सपीरियंस है, समझ गए। तो इसीलिए मुझे ये भी बहुत बढ़िया लगते हैं, एरिक एरिक्सन। और अगर यहाँ पे संपूर्णता आती है
तो ऐसे बुढ़े बुढ़िया बहुत बुद्धिमान होते हैं, इनके अंदर क्या पैदा होती है, विजडम। तो हर बड़ा बुढ़ा क्या नहीं होता, हर बड़ा बुढ़ा क्या नहीं होता बेटा जी, बुद्धिमान नहीं होता। किसके अकॉर्डिंग, मैंने नहीं कहा, पता पड़े तुम ये कहने लग जाओगी, देखो गार्गी मैम क्या बता रही थी, दादी हर बड़ा बुढ़ा बुद्धिमान नहीं होता, और फिर तुम्हारे घर वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहें कि अच्छा हमने धूल में बात सफेद की है। हर बड़ा बुढ़ा बुद्धिमान इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो लास्ट आपके अंदर वर्च्यू सद्गुण पैदा होगा वो इस बात पे पैदा होगा कि आपके जीवन में जो 8 स्टेजेस हैं उनमें कितने आपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लिए संघर्ष के दौरान और कितने आपके नेगेटिव थे। तो बुद्धिमत्ता सब में नहीं होगी, कुछ बड़े बुढ़े निराश भी होंगे। तो यही इति सिद्धम, और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहता है इस पूरे के पूरे सिद्धांत को समझने का, ठीक है ना। सब्लिमेशन आएगा बेटा, जो सब्लिमेशन करूंगी तो इसको अच्छे से तुम समझ लेना। ये तुमने मुझे आज नहीं बताया यार, मैंने एरिक एरिक्सन डलवा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं व्यक्तित्व पढ़ाऊं तब मुझे बताना, जब मैं पढ़ाना ही शुरू करूं शुरुआत में, रोज क्लास खत्म होने से पहले मुझे बताना कि दीदी सिगमंड फ्राइड साहब की आपने समायोजन की विधियां पढ़ानी है, ठीक है ना। चलो बाय, मिलते हैं, कब मिलेंगे, कल। अब एक बार समझ में आ गया, एक बार पूरी IIGI को पूरा रिवाइज करना और फिर 5 मिनट में उसे अपनी जितनी भी सुंदर तुम्हारी हैंड राइटिंग है उसमें लिख लेना, काम खत्म हो जाती है। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, समझ गए। तो आगे से जीवन में कभी भी कोई तुम्हें ऐसा खुरापाती मिले, मतलब निराशवादी व्यक्ति मिले जो हंसने मुस्कुराने को तैयार ना हो, तो समझ जाना उसके जीवन के अनुभव नेगेटिव ज्यादा चले गए हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में दिल पे मत लेना, ठीक है। आ जाओ, चलो बाय बाय।